दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी पत्नी पर शक किया जो बेबुनियाद था, लेकिन पति ने क्रूरता दिखाई, पत्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर काटकर कुकर में उबाला। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। पूटा गुरुमूर्ति ने पत्नी वेंकट माधवी की हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें न सिर्फ उबाला बल्कि उसकी हड्डियों को मिक्सी में पीस कर ठिकाने लगा दिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो गुरुमूर्ति इतना क्रूर बन गया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मीरपेट थाने के जिल्लिलागुड़ा की न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले पूटा गुरुमूर्ति 39 और वेंकट माधवी 35 की शादी को 13 साल बीत चुके थे। दोनों इतना लंबा समय खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजारते आए थे। गुरुमूर्ति की जब 2013 में शादी हुई थी तब वे सेना में नायब सूबेदार था और ठीक ठाक कमाता था, इसलिए माधवी गुरुमूर्ति से विवाह करके खुश थी। लेकिन गुरुमूर्ति में कमी यह थी कि वह माधवी को अपने साथ नौकरी वाले शहर में नहीं ले जाता था, जबकि माधवी को शुरुआत में सास ससुर के साथ रहना कतई अच्छा नहीं लगता था। वह पति के साथ उसके नौकरी वाले शहर में रहना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में पति के दबाव के चलते माधवी अपने सास ससुर के साथ आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में रहकर घर परिवार को संभालने में जुट गई थी। सास ससुर को कैसे खुश रखा जाए, गृहस्थी की जरूरतें कैसे पूरी हों, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल किस तरह से रखा जाए, इस बात का ख्याल माधवी खास तौर से रखती थी। एक तरह से उसने अपना एक संतुलित परिवार बना लिया था। वह एक बेटा और बेटी की मां बन गई। उसके दोनों ही बच्चे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे। 5 साल पहले पति के भारतीय सेना की नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद वे पति और दोनों बच्चों के साथ हैदराबाद के उपनगर जिले लागुड्डा की न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहने लगी थी। किराए का मकान और गृहस्थी के बढ़ते खर्च, बेटे बेटी की बेहतर पढ़ाई लिखाई को लेकर माधवी काफी परेशान रहने लगी थी। बच्चों के भविष्य को लेकर उसे काफी फिक्र रहती थी। उधर गुरुमूर्ति की माधवी के माता पिता से किसी बात को लेकर खटपट हो गई थी। गुरुमूर्ति ने अपने सास ससुर से बोलचाल बंद करने के साथ ही माधवी का मायके जानना बंद कर दिया था। दामाद से बात कर परेशान क्यों हुई? सुबह गृहस्थी ठीक ठाक पहले की तरह चल सके, इसलिए गुरुमूर्ति ने 2020 से कंचनबाग में स्थित DRDO कार्यालय में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से गुरुमूर्ति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने लगा था। गुरुमूर्ति को शक था कि माधवी उसकी गैर मौजूदगी में अपने रिश्तेदार को बुलाकर उसके साथ रंगरलियां मनाती है। हालांकि कुछ दिनों तक तो माधवी की समझ में ही नहीं आया कि पति ऐसा सलूक उसके साथ क्यों करने लगा गया है। उधर गुरुमूर्ति के मन में पत्नी के चाल चलन को लेकर नफरत बढ़ती जा रही थी। उसने पत्नी से इस बारे में पूछताछ की तो उसने साफ कह दिया कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन गुरुमूर्ति को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि माधवी झूठ बोल रही है, इसलिए उसने पत्नी को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। फिर प्लान के अनुसार 15 जनवरी 2025 को अपने बच्चों और पत्नी को अपनी बहन सुजाता के घर मेल मिलाप के बहाने ले गया। दोनों बच्चों को बहन के घर पर ही छोड़कर पत्नी के साथ उसी रात को घर पर लौट आया था। 16 जनवरी की सुबह माधवी ने अपने पति से कहा कि मैं पोंगल के लिए अपने मायके नंदयाल जाना चाहती हूँ, लेकिन अपने सास ससुर से खफा गुरुमूर्ति ने दो टूक शब्दों में माधवी को वहां जाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में तू मैं होने लगी। उसी दिन गुरुमूर्ति ने अपनी सास उपला सुबमा के मोबाइल पर कॉल कर दिया। हेलो सासू माँ, आप मेरी बात सुन रही है? हाँ बोलो। दामाद जी, तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है, बोलो न, क्या बता रहे थे मेरी बेटी के बारे में? आपको क्या शिकायत है माधवी से? मुझे साफ साफ बताओ, मैं बात करूंगी माधवी से इस बारे में। पिछले कुछ महीनों से माधवी के चाल चलन में काफी बदलाव आ गया है। वह बेहया हो गई है। आप वक्त निकालकर उसे जरा समझा देना, वरना मेरे हाथों से किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। गुरुमूर्ति ने एक तरह से धमकी भरे अंदाज में कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल उपला सुबमा अपने दामाद की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। फिर भी उसने अपने दामाद के कहने पर माधवी से बात कर लेना उचित समझा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके नंबर पर कॉल कर दिया। हेलो माधवी, तू कैसी है? तेरे दोनों बच्चे
कैसे हैं अम्मा? मैं ठीक हूँ। दोनों बच्चे तो अपनी बुआ के यहाँ गए हुए हैं। आप और बापू कैसे हैं? घर पर सब खैरियत तो है न? अरे माधवी, दामाद जी का फोन आया था। कुछ देर पहले तुम्हारे बारे में ही यही बोल रहे थे कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है और बड़ी बेहया हो गई हो। कोई इस तरह की बात है क्या? सुबमा बोली। अरे नहीं अम्मा, आप उनकी बातों को कोई अहमियत न दो। यह मेरे और गुरुमूर्ति के बीच की बात है। माधवी ने अपनी माँ को फोन पर समझाया। तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चली है न? उन दोनों से मुलाकात किए 7 साल हो गए। छुट्टी वाले दिन उन्हें ले आना, उपला सुबमा ने कहा। उस दिन तो बात आई गई हो गई न? तो माधवी ने अपने पति के साथ आए दिन होने वाली तकरार के बारे में अपनी अम्मा को कुछ बताया और न ही सुबमा ने बेटी की निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की। लेकिन यह क्या? कुछ ही देर बाद गुरुमूर्ति ने अपनी सास को फिर से फोन कर वही बात दोहराई। कहने लगा, अपनी बेटी को संभाल लो वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आरोप लगा दिया कि माधवी का एक करीबी रिश्तेदार के साथ चक्कर चल रहा है। एक तरह से गुरुमूर्ति ने उस दिन माधवी पर बदअचलन होने और रिश्तेदार के साथ नाजायज संबंध होने का सीधे सीधे आरोप लगा दिया था। बेटी के बारे में दामाद से यह सब सुनकर सुबमा ने बेटी को फोन कर काफी डांट लगाई। उन्होंने गुस्से में बेटी से दो टूक कह दिया कि वह सिर्फ अपने पति और बच्चों पर ध्यान दे और अपने दोनों बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए, गलत रास्ते पर कतई न जाए। यदि दोबारा तुम्हारे बारे में दामाद जी की शिकायत आई तो तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ सुबमा ने गुरुमूर्ति को भरोसा दिलाया कि वह कल सुबह तुम्हारे ड्यूटी पर निकलने से पहले घर पर आकर माधवी को समझा देगी। लेकिन उसके लिए वह दिन नहीं आया। उसे अपनी बेटी को उस बारे में आमने सामने बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला। सुबमा पति के साथ क्यों गए बेटी की ससुराल? शाम के 7 बजे के करीब सुबमा बेटी और उसके बच्चों के लिए बाजार से कुछ सामान लेने जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी अचानक गुरुमूर्ति का फोन आ गया। मोबाइल के डिस्प्ले पर दामाद का नंबर देखकर सुबमा चौंक गई। कुछ क्षण के लिए वह यह सोचने लगा गई कि जब सुबह 2 बार बात हो चुकी है तो शाम के वक्त दामाद ने फोन क्यों किया है? जरूर कोई खास बात होगी। सुबमा दामाद का फोन रिसीव करते हुए बोली, हाँ दामाद जी, बोलो क्या बात हो गई? जो शाम के वक्त फोन किया? दूसरी तरफ से दामाद की घबराहट भरी आवाज सुनकर उपला सुबमा किसी अनहोनी से आशंकित हो गई। उसने पूछा, क्या बात है दामाद जी? तुम्हारी आवाज में मुझे घबराहट क्यों लग रही है? तुम मुझे काफी परेशान से लग रहे हो। घर में सब खैरियत तो है न? अरे सासू माँ, कतई खैरियत नहीं है। तुम्हारी बेटी मुझसे लड़ झगड़ कर दोपहर बाद से कहीं चली गई। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इतना सुनते ही चौंकते हुए सुबमा ने गुरुमूर्ति से माधवी को लेकर तमाम सारे सवाल कर डाले। अरे, आप फोन पर ही मुझसे सवाल पर सवाल करके वक्त जाया करती रहोगी या फिर अपनी बेटी को ढूंढने का प्रयास भी करोगी? चलो दामाद जी, मैं फोन रखती हूँ और माधवी के बारे में रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ पता करती हूँ। इसके बाद सुबमा ने बेटी के बारे में जानकारी लेने के लिए रिश्तेदारों से लेकर परिचितों को फोन लगाकर मालूमात की, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। माधवी को गायब हुए 48 घंटे से अधिक का समय गुजर चुका था। न तो उसका मोबाइल फोन लग रहा था और न ही उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही थी। अपने पति को साथ लेकर उपला सुबमा ने अपने दामाद के घर जाने का फैसला लिया। ऑटो रिक्शा पकड़कर वह पति के बाद साथ न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी पहुंच गई। ऑटो रिक्शा चालक को भाड़ा चुकाने के बाद उपला सुबमा ने गुरुमूर्ति के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के घरों में जाकर बेटी माधवी के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें तो 16 जनवरी की सुबह 7 बजे के बाद से माधवी नहीं दिखी। पति ने लाश के टुकड़े क्यों उबाले? आखिरकार माधवी के मम्मी पापा ने निर्णय लिया कि थाने में माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। इसलिए मीरपेट थाने में उपला सुबमा ने अपने पति के साथ जाकर बेटी माधवी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवा दी। उसी वक्त गुरुमूर्ति की बहन और बहनोई को भी इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई। बुआ से मम्मी के अचानक घर से लापता होने की जानकारी मिलते ही माधवी के बच्चे भी बुआ के घर से अपने घर पर वापस लौटने के लिए हट करने लगे। बुआ के घर का माहौल काफी बोझिल हो गया। गुरुमूर्ति के चाचा ने उससे घुमा फिरा कर माधवी के लापता होने के बारे में पूछा। चाचा के पूछने पर आखिरकार गुरुमूर्ति को सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने बताया, माधवी इस बात को लेकर काफी नाराज थी कि मेरी माँ को फोन कर मेरे रिश्तेदार से संबंध होने की बात क्यों बताई। इसी बात को लेकर हम दोनों में जमकर तू मैं हुई। इसके बाद वह अपने माँ के जाने की हट करने लगी।
तभी मैंने माधवी को जोर से थप्पड़ मार दिया। माधवी दीवार के पास खड़ी थी। गुस्से में मैंने उसका सिर जोर से दीवार पर 4 से 5 बार दे मारा। मेरे द्वारा ऐसा करने से सिर में चोट लगने से माधवी बेहोश हो गई। उसने आगे बताया कि माधवी को बेहोश देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे लगा कि माधवी मर गई है। मैंने उसकी नब्ज टटोली जो चल रही थी। मुझे लगा कि होश में आने के बाद माधवी अपनी मम्मी के साथ मीरपेट थाने में जाकर उसकी शिकायत कर देगी तो मुझे मारपीट करने के केस में जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि माधवी के होश में आने से पहले ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाए और फिर उसकी लाश को बड़ी सफाई के साथ ठिकाने लगा दिया जाए। यह 16 जनवरी 2025 की बात है। गुरुमूर्ति ने गुस्से में आकर माधवी की हत्या तो कर दी, लेकिन अब ये इस सोच में पड़ गया कि लाश को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि वह पुलिस की पकड़ में न आ सके। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। फिर उसे ध्यान में आया कि माधवी की लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया क्यों ना OTT प्लेटफॉर्म पर कोई क्राइम थ्रिलर देख कर ले लिया जाए। गुरुमूर्ति को लाश को ठिकाने लगाने और सारे सबूत मिटाने के लिए क्राइम थ्रिलर का आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया। इसीलिए वह सुबह करीब 10 बजे माधवी की लाश को घसीट कर वॉशरूम में ले गया और तेज धार वाले चाकू से उसकी लाश के 4 टुकड़े कर दिए। सबसे पहले दोनों हाथ फिर पैर काटे। उसके बाद शरीर के शेष हिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद सबूत मिटाने की मंशा से सभी टुकड़ों को घर में रखी पेंट की खाली बाल्टी में डालकर पानी गर्म करने वाली रॉड की मदद से पानी में उबालकर मांस और हड्डियों को अलग किया। उसने एक बार फिर से मांस के टुकड़ों को उबाला। रसोई गैस के बर्नर पर माधवी के शरीर की हड्डियों को भी काफी देर तक प्रेशर कुकर में पकाया। इसके बाद मांस से अलग हुई हड्डियों को मिक्सी में डालकर पाउडर बना दिया। पके हुए मांस के टुकड़ों और पाउडर को अलग अलग पॉलीथिन की थैलियों में बंद कर घर के करीब स्थित सौनंदन झील में मछलियों को खाने के लिए फेंक आया। माधवी के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद गुरुमूर्ति ने घर लौटकर बाथरूम, पेंट की खाली बाल्टी, चाकू, मिक्सी, इमर्सन रॉड व जमीन पर फैले खून को वॉशिंग पाउडर और फिनाइल डालकर अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ किया। बड़ी होशियारी से हत्या के सारे सबूत उसने नष्ट कर दिए। गुरुमूर्ति ने अपने चाचा के द्वारा माधवी के बारे में बार बार पूछने पर उन्हें माधवी की हत्या के बारे में सब कुछ बता दिया था। गुरुमूर्ति की बात सुनकर चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा ने गुरुमूर्ति से कहा कि यह तुम क्या बक रहे हो। गुरुमूर्ति ने कहा कि चाचा मेरी सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई तो मैंने माधवी को मौत के घाट उतार दिया। भतीजे के मुंह से माधवी की हत्या करने की बात सुनकर चाचा बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि भतीजे के साथ पुलिस उन्हें बात छिपाने के आरोप में गिरफ्तार न कर ले, इसलिए चाचा ने बिना देरी किए मीरपेट थाने पहुंचकर उसकी हैवानियत के बारे में सब कुछ टीआई को बता दिया। उधर गुरुमूर्ति की सास थाने में अपनी बेटी माधवी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा चुकी थी, इसलिए टीआई ने गुरुमूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गुरुमूर्ति को पता नहीं था कि उसके चाचा ने टीआई को उसके द्वारा माधवी की हत्या किए जाने और लाश ठिकाने लगाने की सूचना दे दी है, इसलिए वह तरह तरह की कहानियां बताकर पुलिस को उलझाता रहा। आखिरकार वह घुमावदार बातों में खुद उलझ गया तो उसने सच्चाई उगल दी। फिर उसने माधवी की हत्या करने की सारी कहानी पुलिस को बता दी। हत्या का गुनाह कबूल करने पर पुलिस ने गुरुमूर्ति को 28 जनवरी 2025 की सुबह विधिवत अपनी हिरासत में ले लिया। गुरुमूर्ति के इस कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) हत्या, 238 अपराध के सबूत को गायब करना और 85 महिला के प्रति क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि गुरुमूर्ति का जुर्म की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उसने पेशेवर हत्यारे को भी मात दे दी थी। उसने अपनी पत्नी की हत्या और सबूत मिटाने की योजना को बड़ी होशियारी से अंजाम दिया। राचकोंडा के पुलिस आयुक्त जी. सुधीर बाबू का कहना है कि हत्या के इस मामले की गुत्थी को सुलझाने और इस मामले से जुड़े सभी सबूत जुटाने के लिए देश भर के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली गई थी। इसके लिए दिल्ली और गुजरात के फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल और चंदन झील का मौका मुआयना कराया था और उनके द्वारा सबूत इकट्ठे करने का भरसक प्रयास किया गया। इसी का परिणाम है कि पुलिस के हाथ चंदन झील के किनारे माधवी के शव के टुकड़ों में एक मांस का टुकड़ा बतौर सबूत हाथ लग गया। सबूत हाथ लगते ही पुलिस ने माधवी के मम्मी पापा का डीएनए लेकर चंदन झील से बरामद इंसान के मांस के टुकड़े का डीएनए टेस्ट करवाया। जांच के बाद दोनों का डीएनए मैच कर गया। कथा लिखे जाने तक पुलिस गुरुमूर्ति की निशानदेही पर घर के भीतर से हत्या के सबूत मिटाने में प्रयुक्त किया गया गैस बर्नर,
पेंट की खाली बाल्टी, चाकू और पानी गर्म करने वाली रॉड, मिक्सी सहित खून से लथपथ कपड़ों को बरामद कर पुटा गुरुमूर्ति के घर को सील कर चुकी थी। उधर माधवी की हत्या के बाद से उसके माइनर बेटा बेटी को उनके नाना नानी अपने साथ ले गए। सनसनीखेज तरीके से पति द्वारा की गई हत्या हैदराबाद से लेकर समूचे भारत में चर्चा का विषय बन गई है। आम और खास लोग अब यह जानने को उत्सुक हैं कि कोर्ट गुरुमूर्ति को क्या दंड देता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।